चलिए आगे बढ़ते हैं। देश हित शुरू करने से पहले आज हमारी अपील देश की जनता से, और ये अपील है कि उन लोगों को गेट वेल सून कहिए जो आम लोगों के नाम पर राजनीति का दावा करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भाषा गाली गलौज वाली होती है। आज देश हित में सोचना होगा कि इसकी भाषा से लेकर राजनीतिक संस्कारों में गाली भर चुकी है। क्या ऐसे नेता देश हित में हैं? 2019 के चुनावों में अब करीब 90 दिन बचे हैं और इन 90 दिनों में राजनीति की भाषा का स्तर कितना शर्मनाक होने वाला है, इसका उदाहरण बनकर खुद कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद सामने आए। और ये कतई नहीं माना जा सकता कि बीके हरिप्रसाद का बयान उनका निजी बयान है, क्योंकि जिस पार्टी में आलाकमान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उसके नेता ऐसा आपत्तिजनक बयान कैसे दे सकते हैं? ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ। इसीलिए आरोप लगते हैं कि गालियों की राजनीति कांग्रेस की परंपरा भी है, संस्कार भी, संस्कृति भी और मनोविज्ञान भी। कांग्रेस में ये संस्कार आ कहां से रहे, इसका अंदाजा आप कांग्रेस के आलाकमान का ये बयान सुनकर लगा सकते हैं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। ये आलाकमान की भाषा का ही असर है कि विरोधियों को नीच कहने वाली कांग्रेस की सोच और राजनीति ने एक नया रसातल छू लिया। बीमार अमित शाह हुए और नीच सियासत की बीमारी कांग्रेस की उभर आई। बीजेपी अध्यक्ष को स्वाइन फ्लू हुआ और कांग्रेस ने बीमारी का ऐसा मर्यादाहीन मजाक उड़ाया। ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ। कांग्रेस में सब जानते हैं कि पार्टी में जो कुछ होता है वो आलाकमान की मर्जी से होता है, और इसीलिए आरोप लगते हैं कि कांग्रेस की इस नीच सियासत की उद्गम स्थली आलाकमान ही है। अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की संस्कृति कैसी है। इस प्रकार से बीमारी का मौकरी करना, मजाक उड़ाना, ये हिंदुस्तान की जनता है, बहुत संवेदनशील जनता है, ये सब कुछ देख रही है। कांग्रेस नेताओं ने शालीनता और मर्यादा छोड़ दी है। हैरानी नहीं हुई। कुछ घटिया बयानों से कांग्रेस के नेतृत्व की हताशा का पता चलता है। ये हमारे मतभेद होते थे, लेकिन हम ईर्ष्याओं में और विद्वेषों में इतने भर जाएंगे कि शारीरिक और जिस्मानी नुकसान के बारे में सोचने लगेंगे। ये तो बहुत ही क्रूरतम रूप है लोकतंत्र का। बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस की उसी गालीबाज परंपरा और संस्कृति को मजबूत किया है जिसमें विरोधियों को गाली देने पर ताली बजाई जाती है, और आलाकमान का जो रिकॉर्ड रहा है उससे उम्मीद भी यही है कि पार्टी में ऐसे नेताओं का कद और पद गाली देने से ही बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में हम कई बार कांग्रेस की गाली वाली संस्कृति के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन आज इसका दोबारा जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गाली वाली राजनीति कांग्रेस को बहुत बहुत बीमार कर चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की ये मानसिक बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है। आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद ने अमित शाह की बीमारी का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें सुअर वाला बुखार हो गया। इससे पहले आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के संजय निरुपम ने बीमार मानसिकता वाला बयान देते हुए कहा था कि ऐसा न हो कि मोदी की पैदाइश के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार। वहीं शशि थरूर का बयान आपको याद होगा, पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं जिसे चप्पल से नहीं मारा जा सकता। और जिग्नेश मेवाणी ने उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। 9 मिनट के भाषण में 6 बार प्रधानमंत्री नमक हराम कहा। राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री को चोर कहकर इस बीमार राजनीति के मुखिया बन चुके हैं। किसी से छिपा है क्या? और कांग्रेस इस देश की देखिए सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इस महान लोकतंत्र ने फिलहाल उसे विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने लायक है ही नहीं? दरअसल विपक्ष सरकार को याद दिलाता है कि वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी न भूले, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस जनता को वोट समझ बैठी। विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सरकार की नीतियों के सामने और बेहतर नीति पेश करके दिखाए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया। विपक्ष सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर मतभेद रखता है, वो मनभेद को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक रिश्तों की सारी मर्यादा तोड़ दी। और देश हित में यह जरूरी है कि कांग्रेस एक बार पीछे मुड़कर देखे। आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना कई बार जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा और देखा होगा 10 ईयर चैलेंज छाया हुआ है।
फेसबुक, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर को ताजा तस्वीर के साथ जोड़कर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी के 10 ईयर चैलेंज का विश्लेषण करेंगे। मोदी 10 साल पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके बयान आपको सुनाएंगे, तब के बयान दिए हुए, और अलग अलग मुद्दों पर मोदी क्या कहते थे ये भी आपको सुनाएंगे। यूं तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अभी तक 10 इयर्स चैलेंज को लेकर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी का रुख आज भी वही है जो 10 साल पहले था। गुड गवर्नेंस की पहचान। पाकिस्तान को लेकर भी पीएम मोदी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वोट बैंक की सरकार होने का परिणाम यह है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। तब भी मोदी देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात सिखाते थे, और आज भी वो समाज जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का गौरव नहीं करता है और नई पीढ़ी को संक्रमित करके देने का प्रयास नहीं करता है, तो समाज जीवन में ठहराव आ जाता है, और जहां ठहराव होता है वहीं विकृतियों का आरंभ होता है। विश्व की हर पंथ, हर परंपरा, हर आचार विचार उसको किसी न किसी रूप में ये भारत अपने में समेटे हुए है। ये हमारी विरासत है, ये हमारी ताकत है। 10 साल पहले मोदी 58 साल के थे और तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल पहले यानी जनवरी 2009 में ही मोदी ट्विटर पर आए थे। आज एक दशक के बाद पीएम मोदी ट्विटर पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले राजनेताओं में शुमार हैं। पीएम मोदी के 45.1 मिलियन फॉलोवर हैं। मोदी ने मई 2009 में फेसबुक ज्वाइन किया। 2019 में मोदी के 43 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी कितनी तेजी से सिर्फ देश में ही सबसे पसंदीदा नेता नहीं बल्कि दुनिया के भी ताकतवर नेताओं में शामिल हो गए। इन्हीं 10 वर्षों के दौरान ही पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और 10 ईयर चैलेंज का ये 10वां साल ही ये भी तय करेगा कि देश मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी बार बार डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और आज हम देश हित में आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की डिजिटल शॉपिंग। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो और उसके बाद अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पहले अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां रुपए कार्ड से अपने लिए एक जैकेट भी खरीदी। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के स्टॉल पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए सुनहरे रंग की एक जैकेट पसंद की। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये जैकेट आपको बता दें मोदी जैकेट के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद जब जैकेट के लिए पेमेंट की बारी आई तो प्रधानमंत्री ने क्या किया मीमांसा? रुपए कार्ड दिया। डिजिटल पेमेंट करने के बाद पीएम मोदी ने उसकी रसीद ली और स्टॉल पर मौजूद सेल्समैन से हाथ भी मिलाया। देखिए तस्वीरें आप। तो रुपे भारतीय कार्ड पेमेंट गेटवे है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के बाद विदेशी पेमेंट गेटवे वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले रुपए की रेंज भी लगातार बढ़ रही है। और देश हित के जरिए हमारी कोशिश यह भी रहती है कि हम आपके एक्स्ट्रा जानकारी आपको किसी तरह से पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में हम आपके लिए अपनी स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं इलेक्शन फ्लैशबैक के जरिए। हम अपने दर्शकों को क्या बताएंगे मेहमान साहब? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में हुए चुनावों में कब क्या हुआ था, और आज हम आपको दिखा रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी का डंका जो पड़ गया था बाकी सब पर भारी। देखिए आप। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो 2013 था जब मोदी को गोवा में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था।
और फिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार ने सभी को पीछे छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले बतौर सीएम दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पीएम मोदी ने एक भाषण दिया था। इसी भाषण से पूरे देश ने ब्रांड मोदी को समझा था। जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की भाषा शैली इतनी आकर्षक थी कि हैदराबाद में तो लोग 5-5 रुपए का टिकट खरीदकर उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। प्रचार करने के तरीकों में भी बीजेपी विरोधियों से आगे रही। फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस, वॉइस कॉल से प्रचार के अलावा बीजेपी ने 3D सभाएं की, जिससे मोदी एक बारी में अलग अलग जगहों पर भाषण देते हुए दिखाई देते थे। अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन के नारे के साथ मोदी के तेज तर्रार भाषणों ने बीजेपी के लिए ऐसा माहौल बनाया कि पार्टी को 282 सीटें मिली और कांग्रेस 44 सीट तक सिमट गई। 2014 के चुनाव में मोदी ने रोजाना करीब 13 घंटे प्रचार किया और 477 रैलियां की। बीजेपी ने साइबर कैंपेन के जरिए भी 22 लाख लोगों को जोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।